नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम नई सीरीज चालू कर रहे हैं। राजयोग के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुरु से बनने वाला हंस पंच महापुरुष राजयोग। यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग बनता है तो आप राजा के समान जीवन जिएंगे। अपने जीवन में, आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब कुछ आपको वह प्राप्त होगा इस राजयोग के कारण। आप एक अच्छे सलाहकार भी अपने जीवन में बन सकते हैं। वह किस तरीके से राजयोग का 100% हमारे जीवन में फल प्राप्त होते हैं, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। यदि वह सभी पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो आपको 100% राजयोग का फल प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि लग्न कुंडली में हमें देख लिया कि यह राजयोग बन रहा है लेकिन हमारे जीवन में उसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता है। आज आपको पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय भी बताऊंगी जिनके करने मात्र से ही यदि आपके जीवन में राजयोग तो कुंडली में बन रहा है लेकिन उसका 100% लाभ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। गुरु से बनने वाला हंस पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनता है, सबसे पहले उसकी मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। हमारे जो केंद्र में घर होते हैं, ये फर्स्ट हाउस है, ये 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। इन चारों घरों में से किसी घर में भी गुरु या तो अपनी स्वयं राशि हो, अर्थात 9 नंबर और 12 नंबर, आप देख सकते हैं ये सब मैंने सीरीज आप लोगों के लिए लिख के रख रखी है ताकि आपके जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जन पत्रिका कैसे देखे सीरीज आप देखिए, उसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। तो देख सकते हैं धनु राशि जिसका राशि स्वामी गुरु होता है और मीन राशि जिसका राशि स्वामी गुरु होता है, तो गुरु से यह राजयोग बनता है। तो गुरु यदि अपनी स्वयं की राशि में ही इन चारों घरों में से कहीं पर भी स्थित हो, फर्स्ट हाउस में स्थित हो सकता है, 4th में हो सकता है, 7th में हो सकता है या फिर 10th में हाउस में स्थित हो, इन चारों घरों में से कहीं पर भी स्थित हो तो यह राजयोग बनता है जिसे हंस पंच महापुरुष राजयोग कहते हैं। या फिर गुरु अपनी उच्च राशि में हो, हर ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं, कोई कोई नीच राशि में होते हैं। तो गुरु अपनी कर्क राशि, जो कर्क राशि है उसका राशि स्वामी चंद्रमा होता है, तो कर्क राशि में सदा उच्च का माना जाता है, अर्थात वह पॉजिटिव हमारे जीवन में होता है। यदि 4 नंबर भी यहाँ पर लिखा है कहीं पर भी, आप इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। केंद्र के हमारे यह घर है, कहीं पर भी 4 नंबर यहाँ पर कहीं पर भी लिखा हो सकता है, वहां पर यदि गुरु स्थित है तो आपके यह राजयोग बनेगा। गुरु यदि अपनी स्वयं राशि यानी कि 9 नंबर कहीं पर भी 9 नंबर लिखा हो, कहीं पर भी 12 नंबर लिखा हो तो आपके यह राजयोग बनेगा। गुरु से यदि राजयोग बनता है तो आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। यदि आप रंक भी है तो राजा बन जाएंगे इस राजयोग के कारण। अब इस राजयोग का आपको 100% लाभ प्राप्त होगा कि नहीं होगा, उसके लिए यह है हमारे पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स है, वह पूरे यदि क्लियर होंगे तो ही आपको राजयोग का फल प्राप्त होगा। अन्यथा जितने पॉइंट्स कम होते जाएंगे उतना ही फल आपके जीवन में उस राजयोग का कम प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले गुरु बली होना चाहिए। अब आपने कुंडली में देख लिया कि गुरु से यह राजयोग बन रहा है, यानी कि गुरु अपनी स्वयं राशि में बैठा है या फिर उच्च का होके केंद्र में बैठा है। अब इसे राजयोग क्यों कहते हैं? क्योंकि केंद्र का बल भी इसे प्राप्त हो गया, भाव बली भी हो गया ये, और राशि बली भी हो गया और उच्च में भी बैठ गया, तो उच्च का जो भी पॉइंट्स होते हैं वह भी उसे प्राप्त हो गया। इसलिए राजा के समान जीवन यह व्यतीत करता है जहाँ तक जिसकी कुंडली में यह राजयोग बनता है। सबसे पहले गुरु बली होना चाहिए, अर्थात उसमें पावर होनी चाहिए। यदि वह 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री का होगा तो उसमें कोई पावर नहीं होगी, तो इस राजयोग का होना ना होना के बराबर हो जाएगा। यानी कि यह पॉइंट क्लियर होना चाहिए कुंडली में। यदि आपने देख लिया है राजयोग बन रहा है तो सेकंड पॉइंट है यह आपके क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है। उसके बाद कुंडली में योग कारक ग्रह होना चाहिए। यदि गुरु स्वयं राशि में बैठा है तब तो वह योग कारक ही होगा,
लेकिन यदि वह उच्च का हो गया है, कर्क राशि में बैठा है, तो आपको गुरु को देखना है कि वह कुंडली में योग कारक है कि नेगेटिव है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूं तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से, यह हमारे मकर लग्न की कुंडली है। इसमें गुरु को 12 नंबर अर्थात थर्ड हाउस मिला है और 12th हाउस मिला है। इसका मतलब है गुरु यहाँ पर नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव होके उच्च का होके केंद्र में बैठा है। तो अब गुरु की जो पंच महापुरुष राजयोग की जो डेफिनेशन मैंने बताई थी कि गुरु यदि उच्च राशि में बैठा है तो राजयोग बनेगा, लेकिन यह राजयोग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पर नेगेटिव है। तो वह ग्रह योग कारक आपकी कुंडली में होना चाहिए। जो मैं बताती हूँ अच्छे ग्रह और बुरे ग्रह यानी कि योग कारक प्लैनेट्स आपकी कुंडली में कौन से है, मारक कौन से है, तो वह योग कारक होना चाहिए, तभी आपको जीवन में इस राजयोग का 100% लाभ प्राप्त होगा। इस तरीके से हम देख सकते हैं। ऐसे ही अब ये वाली है तुला लग्न की कुंडली है। इसमें भी गुरु को थर्ड हाउस और 6th हाउस मिला है, तो वह नेगेटिव है। यहाँ उच्च का होके बैठ गया तो इससे कोई मतलब नहीं है, यह राजयोग नहीं बनाता है। कहने का मेरा मतलब है, तो आपको समझ में ही आ गया होगा योग कारक का मतलब। अब पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई भी पापी ग्रह की दृष्टि उस ग्रह पे मन नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि गुरु यहाँ पर स्थित है, सपोज करिए, तो यहाँ पर कोई भी राहु केतु नहीं होना चाहिए, या फिर राहु केतु से युति भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेगेटिव ग्रह आपकी कुंडली में है उनसे उनकी युति भी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसका दृष्टि संबंध होना चाहिए। क्योंकि जितना नेगेटिव पॉइंट्स आते जाएंगे उतना ही राजयोग में हमारे नेगेटिव रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है जैसे कि कोई राजा है, अब उसके जितने शत्रु होंगे उसका जीवन उनको पछाड़ने अर्थात उनसे लड़ने में ही बीतेगा। राजयोग का फल वह प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से कुंडली को आप समझ सकते हैं। जितना अच्छा गुरु आपकी कुंडली में होगा, कोई पाप ग्रह से दृष्ट नहीं है, कोई भी पापी ग्रह से युति नहीं है, तो उतना ही राजयोग का फल आपको मिलता जाएगा। अब जिस राशि में उच्च है उसका स्वामी अच्छा होना चाहिए, यानी कि वह उच्च तो हो गया, गुरु योग कारक भी देख लिया, कुंडली में वह योग कारक होके उच्च का होके जैसे केंद्र में स्थित है। तो उच्च का कौन सी राशि में हुआ है हमने देख लिया, या कर्क राशि में हुआ है। तो कर्क राशि का राशि स्वामी कौन है? चंद्रमा। अब चंद्रमा को आपको अपनी कुंडली में देखना है कि वह अच्छा है कि नहीं है, यानी कि उसका प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए। 6-8-12 में वह स्थित नहीं होना चाहिए, अस्त भी नहीं होना चाहिए, अर्थात सूर्य से यदि युति हो गई तो वैसे ही अमावस्या दोष बन जाएगा। और चंद्रमा यदि अस्त हो गया तो जिस भी राशि में उच्च का होके गुरु बैठा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, वह राजयोग कैंसिल हो जाता है। यानी कि राजयोग तो बना है कुंडली में, लेकिन आपको उसका फल नहीं प्राप्त होगा। इसी तरीके से वह जिस राशि में उच्च का हुआ है वह अच्छा होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। अर्थात चंद्रमा 8 नंबर राशि, हम भली भांति जानते हैं कि चंद्रमा 8 नंबर राशि में, मंगल की राशि में यदि स्थित हो जाए चंद्रमा, तो वह नीच का हो जाता है। तो नीच नहीं होना चाहिए, प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, चंद्रमा की पावर भी अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब है जब गुरु उच्च राशि में स्थित है तो आपको ये वाले पॉइंट्स भी देखना है कि ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे। क्योंकि कुंडली में क्या होता है कि हम देख तो लेते हैं राजयोग बन रहा है हमारी कुंडली में, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं वे सभी फुलफिल होंगे तभी 100% राजयोग का फल का प्राप्त होगा। आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बहुत इजी वे में बता रही हूँ, कोई भी डाउट्स नहीं है इसमें। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको निश्चित दूंगी। अब 5th पॉइंट पर आते हैं, नवांश में वह ग्रह अच्छा होना चाहिए। यानी कि हमने देख लिया गुरु से हमें राजयोग बन गया है, तो नवांश कुंडली होती है D9 चार्ट जिसे कहते हैं, जो कि हस्बैंड वाइफ और शादी के लिए देखी जाती है। लेकिन राजयोग यदि आपकी कुंडली में बन रहा है तो नवांश कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी है। नवांश कुंडली एक तरह से हमारे नक्षत्र की कुंडली वह होती है, तो नवांश में वह ग्रह अच्छा होना चाहिए। अर्थात गुरु का जो प्लेसमेंट है तो नवांश में भी अच्छा होना चाहिए। नवांश का अच्छा का मतलब जो 6, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ, 6, 8, 12 जो भी राशि लग्न कुंडली में बन रही है उस राशि में नवांश में वह ग्रह स्थित नहीं होना चाहिए। उच्च का हुआ है तो चंद्रमा की स्थिति भी आपको देखनी है। अब वक्री नहीं होना चाहिए। जन्म के समय जब ग्रह यदि वक्री है और वह राजयोग बना रहा है तो उसका कोई रिजल्ट आपके जीवन में नहीं प्राप्त होगा। वक्री का मतलब है नेगेटिव रिजल्ट अधिक देने वाला ग्रह, उस राशि में वह अधिक नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब 7th पॉइंट है, सूर्य अच्छा होना चाहिए।
राजयोग तो गुरु से बन रहा है, लेकिन उसके अलावा सूर्य अच्छा होना चाहिए। चंद्रमा मैंने बता ही दिया, यदि उच्च का होके 4 नंबर राशि में बैठा है तो उच्च का है तो चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। यदि उच्च का होके नहीं बैठा है, 9 और 12 राशि में बैठा है, तो भी आपको चंद्रमा की स्थिति देखनी है। क्यों देखनी है? सूर्य हमारे आत्मा का कारक है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। यदि मन अच्छा होगा तभी तो हम राजयोग का फल प्राप्त कर पाएंगे। आत्मा हमारी प्रसन्न होगी तभी तो हमें राजयोग का फल प्राप्त होगा। इसी तरीके से लग्न बली होना चाहिए। अब जैसे गुरु स्वयं राशि बैठा है तो वह लग्न का स्वामी हो सकता है किसी किसी राशि में, लेकिन किसी किसी राशि में वह 10th हाउस और 7th हाउस का मालिक होता है। तो उस अवस्था में हमें लग्न का स्वामी देखना है, वह बली होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, बहुत ही आपको अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करिए यह गुरु आप देख सकते हैं, यह मिथुन लग्न की कुंडली है। अब आप देखेंगे एक नज़र में यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है। जैसे 9 और 12 नंबर की राशि यहाँ पर है और गुरु अपनी स्वयं की राशि में बैठ गया तो ये पंच महापुरुष राजयोग इसने बना दिया है। अब हमें क्या देखना, हमारा पॉइंट क्या था? लग्न बली होना चाहिए। अब लग्न का स्वामी कौन हो गया? बुध। तो बुध की स्थिति, प्लेसमेंट तो सही है, लेकिन बुध की पावर कितनी है? 0%। तो फिर क्या हो गया? लग्न दोष हो गया इस कुंडली में। लग्न दोष होने के कारण जो गुरु से राजयोग बन रहा था वह भी कैंसिल हो गया। अब उसके लिए उसको उपाय करना पड़ेगा। यानी कि बुध को यदि वह अच्छा करता है तो गुरु से भी आपको ऑटोमेटिक अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। गुरु की पावर आपको देखना 50% है, तो उसे और अधिक इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए वह भी सब कुछ कुंडली में उपाय के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो आपकी कुंडली में यदि राजयोग बनने की स्थिति है तो वह पूरी फुलफिल होती है। लग्न भी बली है, सूर्य चंद्रमा अच्छा है, गुरु अपनी स्वयं राशि है। थोड़ी बहुत यदि कोई दिक्कत है तो हम उपायों के माध्यम से उन्हें अच्छा कर सकते हैं। 100% हमारे जीवन में राजयोग का फल का प्राप्त कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है, नक्षत्र भी देखना बहुत जरूरी होता है। नक्षत्र क्यों देखना जरूरी होता है? गुरु कौन से नक्षत्र में बैठा है। यदि वह अपने शत्रु के नक्षत्र में बैठा है तो भी राजयोग के फलों में कमी आएगी। इस तरीके से पूरा प्रिडिक्शन करके ही, पूरा निचोड़ निकाल के ही यह बताया जाता है कि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपके जीवन में इस राजयोग का कितना रिजल्ट मिलेगा, 10%, 20% या 100%। अब हम हर जातक यही चाहता है कि उसे 100% रिजल्ट प्राप्त हो। कुंडली में देख लिया राजयोग बन रहा है, लेकिन लाभ तो हमारे जीवन में नहीं मिल रहा है। राजा के समान हमारा जीवन नहीं है, कर्ज के शिकार हम हो चुके हैं, जीवन में बहुत अधिक परेशानी है, धन ऐश्वर्य है नहीं, रिश्तों में तनाव है, बहुत अधिक परेशानी है, व्यापार में लॉस है। तो सबसे पहले कुंडली का एनालिसिस आपको करवाना चाहिए ताकि आप ये जान पाए कि इस राजयोग का फल आपको क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। हर कुंडली के लिए टर्म कंडीशन अलग हो जाती है। सिंपल डेफिनेशन में राजयोग की डेफिनेशन यही है, लेकिन फुलफिल कंडीशन तभी होगी जब ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। तो उपाय आपको क्या करना है, यदि वह लग्न का स्वामी है, उसकी पावर कम है, तो आपको सबसे पहले रत्न धारण करने हैं उसके अकॉर्डिंग। अब जैसे लग्न दूसरा स्वामी हो गया, जैसे मैंने बताया था इस एग्जांपल में, तो उसके लिए हमें बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पन्ना रत्न धारण करना पड़ेगा और गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो मैनेज किया जाता है उपाय, वह कुंडली के अकॉर्डिंग ही मैनेज किया जाता है। हर कुंडली के लिए एक ही उपाय नहीं होता है, अलग अलग कुंडलियों के लिए अलग अलग उपाय प्रेफर किए जाते हैं। और उसके बाद लास्ट है मंत्र जाप। मंत्र जाप से हम किसी भी ग्रह की पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि पावर में कमी है, प्लेसमेंट अच्छा है, पावर कम है, जिस तरह से ये पावर कम है, तो आप रत्न के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। लग्न के स्वामी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सूर्य चंद्रमा है, नेगेटिव हो गए हैं तो उसे भी अच्छा कर सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में होता है, लेकिन वह कुंडली एनालिसिस होने के बाद ही आपको बताया जा सकता है कि यह आपको जीवन में इस राजयोग का फल का प्राप्त होगा नहीं होगा। अलग अलग राशियों के हिसाब से अलग अलग राजयोग बनते हैं। तो आज मैंने आपको हंस पंच महापुरुष राजयोग के बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले पंच महापुरुष राजयोग से जो भी बनता है, शुक्र से बनता है, शनि से भी बनता है, मंगल से बनता है, बुध से बनता है राजयोग, 5 प्रकार के राजयोग यह बनते हैं। तो यह अलग अलग वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास करूंगी। आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि प्लीज़ आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और आप कमेंट्स जरूर करिए ताकि कोई भी गलती
हो सकता है आप में ज़्यादा ज्ञान हो मुझसे, तो कोई भी गलती हो तो कमेंट्स के द्वारा भी बता सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं, और किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें। बहुत ही सिंपल वे मैंने समझाने का प्रयास करा है। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इतना ज्ञान आपको यूट्यूब पे कभी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। हर कोई, मैंने देखे थे बहुत से वीडियोस बने हुए हैं पंचमहापुरुष राजयोग पर, लेकिन सबने एक डेफिनेशन में उसे खत्म कर दिया है। इतने पॉइंट आपको कोई भी नहीं बताएगा विथ एग्जाम्पल के द्वारा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।